स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का चैप्टर 3 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। तो इस चैप्टर के दोस्तों एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मैंने। आज हम पढ़ेंगे 2 और 4 मार्क्स यानी कि 2 और 4 अंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर का हमारा 2 मार्क्स का प्रश्न बनेगा आसियान से संबंधित। आसियान से संबंधित 2 प्रश्न बनेंगे 2-2 मार्क्स के, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, आसियान की स्थापना का वर्णन कीजिए। यानी कि आसियान की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से देश शामिल थे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, 2 मार्क्स में है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आसियान की फुल फॉर्म। आसियान की फुल फॉर्म है, इंग्लिश में कहें तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, वहीं हिंदी में कहें तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 में बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1967 में बैंकॉक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया। और इसके संस्थापक देशों में सम्मिलित हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कौन कौन से संस्थापक देश हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वहीं बाद में जो शामिल देश हुए जैसे ब्रिनोई है, वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया है और म्यांमार है। ठीक है, तो आसियान की स्थापना का जब आप वर्णन करेंगे तो आपको ये इनमें से आप 3 से 4 पॉइंट याद रख लीजिए, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आसियान की स्थापना से संबंधित ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं। यानी कि हर एक संगठन की एक शैली होती है, वैसे ही आसियान की भी एक शैली है। उस शैली का आपको वर्णन करना है, वो है क्या। ठीक है, यानी कि आसियान शैली क्या है उसके बारे में। तो आसियान शैली के बारे में देखिए, पहला पॉइंट कि आसियान शैली कुछ इस प्रकार से है, अनौपचारिक, टकराव रहित और संयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना है। यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित और संयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना है। ये तो आपकी बुक की लैंग्वेज है। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। आसियान में सम्मिलित जो भी फैसले लिए जाएंगे वह सर्वसहमति के द्वारा लिए जाएंगे, जिससे आसियान में सम्मिलित सभी देशों का विकास हो सके। यानी कि सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं, अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो उन सभी देशों की वोटिंग करके लिया जाएगा, यानी कि उनकी सर्वसम्मति के द्वारा ही लिया जाएगा। आसियान में सम्मिलित देश इसी शैली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे यह आसियान संगठन सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बना है। यानी कि आसियान संगठन जो है, आसियान में सम्मिलित जो देश है वो इसी शैली का उपयोग करते हैं और इसी की वजह से उनका ये जो संगठन है वो अधिक तेजी से रफ्तार करने वाला संगठन बनता जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में ये यूरोपीय संघ से भी आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो आसियान शैली के बारे में आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत और आसियान के संबंधों से संबंधित। देखिए प्रश्न क्या है, भारत और आसियान के संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी भारत और आसियान के जो संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा माना जाता है कि भारत और आसियान के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, आप यह किस प्रकार कह सकते हैं। यानी कि भारत आसियान के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन फिर भी समय गुजरने के साथ साथ इसने आसियान के देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारा और व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है 1991 में भारत ने पूरब चलो नीति को अपनाया और पूर्वी एशियाई देशों से संबंध अच्छे करने का प्रयास किया। यानी कि 1991 में भारत के द्वारा पूरब चलो की नीति को अपनाया गया और पूर्वी एशिया के जो देश थे उनके साथ संबंधों को काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। भारत ने आसियान के 2 देशों के साथ, एक है सिंगापुर, दूसरा है थाईलैंड, इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। कौन कौन से? सिंगापुर और थाईलैंड, इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट है कि भारत आसियान से मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं उनके साथ मुक्त व्यापार करने का जो समझौता है उसको करने की कोशिश कर रहा है। भारत
आसियान का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वह 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। ठीक है, ये वार्षिक सम्मेलन कब होता है? जब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस दिन। पांचवा है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री कौन से? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आसियान के साथ संबंधों को सुधारते हुए उन्होंने पूरब के लिए कुछ करो का नारा दिया। यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आसियान से अपने संबंधों को सुधारने के लिए पूरब की ओर चलो की नीति को छोड़कर बल्कि ये कहा है पूरब के लिए कुछ करो का नारा दिया है। ठीक है, यानी कि उनके लिए कुछ करेंगे, उनके साथ नहीं चलेंगे बल्कि साथ चलने के साथ साथ उनके लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो इन सभी की वजह से भारत और आसियान के संबंध जो है वो काफ़ी मधुर हुए हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भारत और आसियान के संबंधों का वर्णन कीजिए यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए क्या है, चीन ने अपनी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार बदला। यानी कि जो चीन था इसने अपनी जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी इसको उदारवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से बदला। तो सबसे पहले तो आप एक भूमिका बनाएंगे इस प्रश्न में कि 1 अक्टूबर 1949 को चीनी क्रांति के बाद चीन में साम्यवाद की स्थापना की गई एवं पूंजीवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था और चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। इसकी वजह से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से उदारवादी अर्थव्यवस्था में बदला था। तो ये तो आपको 2 से 3 लाइन की भूमिका लिखनी है। फिर हम लिखेंगे पॉइंट। अब पॉइंट हम किस तरह से लिखेंगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है, देखिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। अमेरिका और चीन के बढ़ते संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका ने यूएनओ के सुरक्षा परिषद में चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त कराने के लिए चीन की मदद की थी। अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका और चीन ने आपस में संबंधों को अधिक मजबूत करने के लिए अमेरिका ने चीन को यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करवाने में मदद की। इसके परिणाम स्वरूप 26 अक्टूबर 1971 को चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त हो गई। तो पहला कदम क्या हुआ? सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। दूसरा कदम हुआ डब्ल्यूटीओ की सदस्यता। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त कर ली। इसके पश्चात क्या हुआ कि इससे विदेशों में यह व्यापार करने लगा और उससे लाभ कमाने लगा और फिर इसने बहुत सारे संसाधनों का निजीकरण कर दिया, जैसे बैंकिंग, पर्यटन एवं संरक्षा और संचार और सुरक्षा। यानी कि बैंकिंग, पर्यटन, संचार और सुरक्षा, इन सभी संसाधनों का निजीकरण कर दिया। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात। वहीं तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक कृषि की समाप्ति। यानी कि जो चीन है इसने सार्वजनिक कृषि की समाप्ति कर दी। देखिए क्या है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के पश्चात कृषि को सार्वजनिक कर दिया गया, जिसके पश्चात खाद्य संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया एवं देश में विकास में काफ़ी मदद मिली। यानी सार्वजनिक कृषि की समाप्ति कर दी गई और उसका निजीकरण कर दिया और इस निजीकरण की वजह से क्या हुआ कि जो खाद्यान्न संकट था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और विकास में काफ़ी अधिक मदद मिली। ठीक है, वहीं लास्ट पॉइंट बचता है खुले द्वार की नीति। अब खुले द्वार की नीति के बारे में तो आपको पॉइंट पता ही होगा, फिर भी देखिए हम बात करते हैं खुले द्वार की नीति। चीन ने अपनी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था में बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि उसने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई। इसके तहत देखिए क्या किया था उसने, अपने बाजार विदेशी कंपनी को लिए खोल दिए। यानी कि इसने क्या किया, अपने बाजारों को विदेशी कंपनियों को लिए खोल दिया, जिससे चीन को विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी। इससे विदेशी मुद्रा से अन्य देशों में निवेश करने लगा और लाभ भी कमाने लगा। यानी कि 1978 में चीन ने जो खुले द्वार की नीति अपनाई, इससे क्या हुआ कि उसने अपने बाजार को विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिया, विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। इससे क्या हुआ कि उसके देश में कंपनियां आई, व्यापार किया, वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी हुई, तो क्या हुआ उसे बहुत सारी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। अब इससे ही उसने और देशों में निवेश करना शुरू कर दिया और लाभ कमाना भी शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उसका जो विकास था वो अधिक तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 4 कि चीन ने अपनी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था में कैसे बदला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको सत्ता के नए केंद्र के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए, जो कि 2 मार्क्स के 2 थे और 4 मार्क्स के 2 थे।
आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 6 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।